दोस्तों, आज आपके समकक्ष हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इच्छा रह जाती है, फार्मासिस्ट हो गए, CCH, BMS, BNYS, सभी के मन में एक इच्छा रह जाती है कि हम एलोपैथी डॉक्टर के बराबर समकक्ष हो जाए। मगर सबसे पहली चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गले में स्टेथोस्कोप डाल के बंदा MBBS डॉक्टर के बराबरी नहीं कर सकता, नीट करनी पड़ती है और उसके बाद उसके बराबर का एंट्रेंस टेस्ट तो उसके तपस्या करनी पड़ती है। तो आज हम यही देख लेते हैं कि डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर की पर्ची में क्या है। आफ्टर ऑल जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो डॉक्टर की पर्ची को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये डॉक्टर की पर्ची में ही इतना ज्ञान छुपा है कि अगर बंदा गूगल पे व्हाट्सएप करता रहता है और समझ नहीं पाता कि ये बीच में है क्या गूगल के, तो ये देखिए कि उसकी पर्ची में बिल्कुल ज्योतिष विद्या तो अलग की बात है, हॉरोस्कोप, उसमें हर चीज़ के बारे में अच्छे डॉक्टर ने एक ब्लूप्रिंट दिया होता है। नेचुरली जब स्टूडेंट लाइफ होती है मेडिकल लाइन में तो डॉक्टर की फाइल भी पढ़ते हैं, पर्ची भी पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, पेशेंट के सिम्टम क्लिनिकली देखते हैं और उसकी रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं। जितना ज़्यादा आदमी पढ़ता रहता है उसको ज्ञान आ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि डॉक्टर की पर्ची एक डॉक्टर ही पढ़े या एक मरीज ही पढ़े। एक बंदा है उसको शौक है कि मैं डायबिटीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, तो उसको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उसकी एप्लीकेशन पे रोक है सब्जेक्ट टू स्टेट लॉ। अगर आप खुद उसके घर में कोई ब्लड प्रेशर से मरीज है, कोई बवासीर का मरीज है, तो उसके बारे में जाने, उस दवाई के बारे में जाने। तो यही चीज़ बहुत बारी एक बंदे ने कही थी कि हम एक कपड़ा लेने जाते हैं, टी-शर्ट लेना जाते हैं, मोबाइल लेना जाते हैं, तो पता नहीं गूगल पे इतनी सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। मगर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये रिसर्च ही नहीं करते कि वो MBBS डॉक्टर है, एलोपैथी का डॉक्टर है, आयुर्वेदिक का डॉक्टर है, नेचुरोपैथी का डॉक्टर है, यूनानी का है, सिद्धा का है, इलेक्ट्रोपैथी का है, होम्योपैथी का है, होलिस्टिक है, कायरोप्रैक्टिस वाला है, एक्यूप्रेशर वाला है। हमें उसका ज्ञान का महत्व है, इसकी वजह से ही क्वेकरी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास जो पर्ची है उस पर लिखा है कि वो पेशेंट हड्डियों के डॉक्टर के पास जाता रहा, उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, उसके बाद किसी ने बोला टीवी डॉक्टर के पास भी चला गया, उसके बाद उसने कहा कि तेरे को टाइफाइड ना हो जाए, वो दुनिया भर के टेस्ट करवाए। मरीज अब भी देखे भी उसको सांस फूलती है, घुटने में दर्द, शरीर के जगह जगह में दर्द रहता है, तो फिर वो झाड़ फूस करने के पास भी गया, वो भी करके देख लिया। तो पेशेंट करते करते सारे डॉक्टर बदलता रहा, कभी उसके पीठ में दर्द, कभी फिर उसने आयरन के कैप्सूल दे दिए किसी ने। तो CMSED वो कहता है जी मैंने यूनिवर्सिटी से की है, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, मेरा भी आयरन की कैप्सूल खा लो। आयरन के कैप्सूल भैया जी अगर CMSED देता है वो ये सोचता है कि ये तो कौन सी वो चीज़ है कि किसी को नुकसान पहुंचा जाए। जो WHO की किताब में भी लिखा है कि नीमिक बहुत होती हैं, लड़कियां भी और लड़के भी। तो मन में आता है कि ये इससे तो सेफ कोई नहीं है। मगर कभी उसने सोचा ही नहीं होगा कि इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, यूरिन डार्क कलर आ सकता है। वो सभी बात छोड़ दीजिए, अगर वो कैल्शियम के साथ आयरन सप्लीमेंट ले रहा है तो
दोनों इकट्ठे नहीं लिए जा सकते, दूध के साथ आयरन नहीं देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आप नेट पे डाल के देखिए तो आयरन सप्लीमेंट शुड नॉट बी टेकन विद कैल्शियम। अब वो किसी बंदे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ा रहे हैं और हम आयरन कैप्सूल दे रहे हैं, आगे ही आयरन का लोड ज़्यादा है। किसी को बीटा थैलेसीमिया है, पढ़िए गूगल पे डाल के बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, माइनर मेजर सारे आपको समझ आ जाएगी। उसमें हमने आयरन दे दिया तो क्या नुकसान होगा, ओवरलोड हो जाएगा आयरन का ऑलरेडी। क्या वजह है कि बीटा थैलेसीमिया चाहे माइनर है मेजर ट्रेड है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं आयरन लिखा। उसमें लिखा है तो क्या लिखा है, ये लिखा है फॉलीविट 5 mg 1 टेबलेट डेली। अब फॉलीविट गूगल पे डालिए, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड किसके लिए काम आता है ये पढ़ना पड़ेगा आपको कि आरबीसी मैच्योरेशन में काम आता है। क्या आता है, डॉक्टर ने सीबीसी क्यों कराई, पीवीएफ क्यों कराई, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कराई, उससे पता लग जाएगा आपको कि वो इस पे डायग्नोज पे जाना चाहता था। टाइप्स ऑफ एचबी क्यों देख रहा है, वो हीमोग्लोबिन क्यों देख रहा है, हीमोग्लोबिन कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है एक आरबीसी में, अगर कम करता है ऑक्यूपाई तो हाइपोक्रोमिक है। नॉर्मोक्रोमिक क्या होता है एनीमिया, और हाइपोक्रोमिक क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाला। तो उससे डॉक्टर जब पहुंच जाता है उस तक तो फिर वो चेंज तक भी जाएगा, एचबी की चेंज तक भी जाएगी। फिर वो हेरिडिटरी भी बहन भाई माता पिता के बारे में भी पूछेगा। तो जैसे ये बीटा थैलेसीमिया ट्रेट में एक चीज़ तो मैंने देख ली कि फॉलीविट 5 mg 1 टेबलेट डेली लिखा है। अब इन्होंने मेडरोल टेबलेट भी लिखी हुई 8 mg, आधी गोली सुबह शाम डेली 10 दिन और आधी गोली ईच अदर डे 10 दिन। अब मेडरोल में तो मेथाइलप्रेडनिसोन है, स्टीरॉयड क्यों दिए, अब आप अंदाज़ा लगाइए। इसको कॉपी नहीं करना, समझना है। इन्फ्लामेशन, कहीं बॉडी में इन्फ्लामेशन के लिए दिए डॉक्टर ने, तो याद रखिए कि जब भी स्टीरॉयड दिए जाते हैं आरएमपी द्वारा तो कितना नुकसान करते हैं। तो एट्रोजेनिक एक डायबिटीज़ होती है जो कि एट्रोजेनिक डायबिटीज़ डॉक्टर द्वारा दी जाती है अगर स्टीरॉयड ज़्यादा दी जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अब आगे इन्होंने न्यूरोमार्क पीएनटी लिखा है, आप डाल के देखिएगा तब आपको सामने न्यूरोमार्क क्या चीज़ है तो आपके सामने आ जाएगा। पीएनटी, पी का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, टी क्या मतलब है, पूरा सामने आ जाएगा। समझ आ जाएगी कि नर्व का पेन जब होता है तो वो दिया जाता है। न्यूरोपैथी होती है, क्या न्यूरोपैथी होती है, और टेंशन की दवा लिखी है कैप्सूल मैक्यूब्राइट D3 लिखा है, तो विटामिन डी भी दिया जा रहा है। रोबोमैक 20 mg डाल के देखिए कि क्या है रोबोमैक, किस चीज़ का है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रोबोमैक डालता हूँ, डोमपेरिडोन और रेबिप्राजोल, तो नेचुरली इतनी दवा बंदा लेगा तो एसिडिटी तो होगी। उसके लिए डॉक्टर ने 1 टैबलेट लिखी है, उसके आगे लिखा है BBF। अब BBF क्या हुआ, बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो नेचुरली जब वो बंदा आधी गोली के बारे में कहीं जिक्र करता है तो ऐसे डाल देता है, जब पूरी गोली या कैप्सूल के बारे में बात करता है तो ऐसे डाल देता है। इसका मतलब BD है। अगर कहीं उन्हें टेंशन की दवाई लिखी है 1HS लिखा हुआ है, पूरा सुमेंडा मीन्स रात के टाइम नींद के लिए, क्योंकि टेंशन होगी बंदे को, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होगी। फिर उन्होंने एंड में लिखा है कि फॉलो अप आफ्टर 1 मंथ। फॉलो अप का क्या मतलब है, फॉलो अप का मतलब है कि 1 महीने दोबारा, 1 महीने बाद दोबारा आओ। तो कहने का तात्पर्य, अगर CMSED वाला या BNYS वाला या BMS एक आयरन की टैबलेट ही आयरन
HB कम है तो पेशेंट को देख के सांस फूल रहा है, उसके शरीर में दर्द होता है तो ये देता है। अगर पेन किलर देता है तो 3 महीने में किडनी में एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी हो जाती है। अगर ऐसा पेशेंट जिसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती हो या वो अडल्ट हो है, माइनर है, उसके बॉडी में आयरन कम है HB की वजह, HB डाउन आ रहा है मगर ट्रेड की वजह से आ रहा है, बीटा थैलेसीमिया की वजह से, तो नेचुरली वो आयरन दे के गलती कर रहा है क्योंकि उसने आयरन के इन्वेस्टिगेशन तो कराई नहीं। तो वहाँ पे नेचुरली क्या होगा कि वो आयरन लोड बढ़ा देगा, लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे असर पड़ेगा, ECG पे असर पड़ेगा। तो दोस्तों, जब तक आपको पूर्ण ज्ञान ना हो, डॉक्टर की पर्ची को कॉपी मत करो। डॉक्टर की पर्ची में जो चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ो, तो आपको उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ो, साइड इफेक्ट पढ़ो। जब आप दिवाली वाले दिन पटाखे जलाते हो तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ लिखा होता है। जितनी दवाएं भी हैं, चाहे OTC हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि टोटल 100% सेफ। याद रखिए, कभी भी कट कॉपी पेस्ट नहीं करना। नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको कोई मना नहीं करता, अगर नॉलेज अप्लाई करने के लिए सब्जेक्ट टू स्टेट लॉ है। कोई एक्सपर्ट बंदा, हड्डियों का डॉक्टर है, हड्डियों की प्रॉब्लम है तो उसके पास रेफर कीजिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रेफर कर दीजिए फिजिशियन मेडिसिन वाले। पेशाब की प्रॉब्लम आ रही है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाने दो। बाहरली कंट्री में तो ऐसा है कि सीधा बंदा रेफर भी नहीं कर सकता जब तक बेसिक डॉक्टर के पास से क्लियरेंस नहीं होती कि उसको कोई प्रॉब्लम है, ताकि रश ना हो। तो दोस्तों, याद रखिए, चाहे यूनिवर्सिटी, इंडिया में यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो MBBS कराती हैं मगर फार्म में लिखवा लेती हैं कि रजिस्ट्रेशन की उनकी जिम्मेवारी नहीं है MCI की या NMC। वो MBBS करके बंदा प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो सिर्फ नाम के आगे एकेडमिक है। जैसे LLB 2 साल की है वो एकेडमिक है, LLB 3 साल की है, प्रैक्टिस वाली है, प्रोफेशनल। ऐसे ही याद रखो कि CMSCD यूनिवर्सिटी से की है, इट डजंट मीन्स कि आप MBBS हो गए। इट डजंट मीन्स कि आप UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से कर गए CCCH तो आप नॉन यूनिवर्सिटी वाले से ज़्यादा पढ़ गए। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कोर्स उसके परव्यू में नहीं आते, अप्रूव नहीं होते। वो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आपको नहीं पता, जिसके चक्कर में आपको चीज़ बेचने वाला उकसा देता है कि आयरन भी दे दो, कैल्शियम भी दे दो। ये तो कोई चक्कर नहीं, ये तो OTC प्रोडक्ट है, WHO की किताब में लिखे हैं, मगर उसके बारे में आपके पूरी जानकारी ना होने की वजह से आप किसी भी टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। किसी को खून चढ़ रहा है 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, उसको भी आप आयरन दे रहे हो तो नेचुरली सर्कुलेटरी ओवरलोड कर रहे हो आयरन। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।